हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट के इशू ऑफ शेयर चैप्टर। इस चैप्टर में 12 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि ये लॉ ने क्रिएट किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुरू हुआ है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। कंपनी अपने नाम पर एसेट्स परचेस कर सकती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कल के दिन अगर ओनर को कुछ हो जाए तब भी कंपनी अनअफेक्टेड रहती है, कंपनी तब भी कंटिन्यू रहेगी। और कॉमन सेल का मतलब होता है कि कंपनी का सिग्नेचर। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि अपने ओनर से अलग है। वो अपने नाम पर एसेट्स वगैरह परचेस कर सकती है। ओनर को कुछ हो जाता है तो कंपनी अनअफेक्टेड रहती है और उसका सिग्नेचर होता है कॉमन सेल। तो यहाँ पर जो कंपनी हम लोग बात करेंगे दोनों, एक है प्राइवेट कंपनी, दूसरा है पब्लिक। प्राइवेट कंपनी हमें पता कैसे चलता है कि ये प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है? उसके नाम में। प्राइवेट कंपनी के नाम के एंडिंग में पीवीटी लिमिटेड लिखा हुआ रहता है, वेरएज पब्लिक कंपनी के लास्ट में एलटीडी लिखा हुआ रहता है, मतलब लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 इंसान होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 200। वेरएज पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम पर्सन है 7 एंड मैक्सिमम जो पर्सन है वो है नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट नहीं है। आई होप से यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कंपनी का शेयर्स का मतलब क्या होता है और कंपनी शेयर्स इश्यू क्यों करती है। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक कंपनी थी एबीसी लिमिटेड। जैसे मैंने बोला कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है और रजिस्ट्रेशन करते समय में उसका कैपिटल वैल्यू उसको बताने पड़ते हैं कि वो अपने कंपनी में कितने कैपिटल रेस कर सकती है थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। तो यहां पर मैंने अमाउंट ले लिया है 1 लाख रुपीज। ये जो 1 लाख रुपीज कंपनी रेस करेगी अपनी लाइफ टाइम में, ये 1 लाख रुपीज को छोटे छोटे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट किया जाता है और हर एक यूनिट का कुछ वैल्यू होता है। लेट्स से कंपनी ने यहाँ वैल्यू फिक्स किया हुआ 100 रुपीज। तो अगर यहाँ पर देखते हैं कि कितने यूनिट क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पर 1000 यूनिट क्रिएट हो जाते हैं। अब ये 1000 यूनिट जो है 1000 शेयर्स हो जाएंगे और उसका वैल्यू रहेगा 100 रुपीज, जो कि यह 1 लाख रुपीज कैपिटल बनेगा। तो कंपनी को जितना रिक्वायरमेंट होगा फंड का वो उतना ही शेयर्स को इशू करेगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ जनरल पब्लिक को कंपनी क्या करेगी, शेयर्स ऑफर करेगी। तो यहाँ पर शेयर्स जो है कंपनी ऑफर करती है या इशू बोल सकते हैं हम लोग। कंपनी शेयर्स को इशू करती है जनरल पब्लिक को, और जो जो यहाँ पब्लिक कंपनी का शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है वो सब शेयर्स खरीदने के बदले में कंपनी को कुछ पैसा प्रोवाइड करेगी, कुछ पैसा कंपनी को देने पड़ेंगे। यहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्टेड है कंपनी का शेयर्स खरीदने में, उन सभी को बोलते हैं हम लोग ओनर या शेयर होल्डर्स। और यहाँ पर जो शेयर होल्डर ने पैसा कंपनी में कंट्रीब्यूट करवाया वो पैसा को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। एंड सिंस इस शेयर्स के थ्रू से कंट्रीब्यूट हुआ है तो इसलिए हम लोग इसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। ये जो शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट पब्लिक के थ्रू से करवाया था। लेट से कंपनी को रिक्वायरमेंट था बस 50,000 का, तो कंपनी ने इस 1000 शेयर्स में से 500 शेयर्स ही बस पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। यहाँ पर जो कंपनी ने हर एक शेयर्स पे जो वैल्यू रखा है, इस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ये जो शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल 3 टाइप्स के। एक है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एक है इश्यूड कैपिटल, एक है सब्सक्राइब।
ऑथराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, या नॉमिनल कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। तो हम लोग के एग्जांपल में हम लोग ने लिए थे 1000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू 100 ईच। तो ये 1 लाख रुपीस को बोला जाता है मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी या रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इशूड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने कितने पब्लिक को ऑफर किए, कितने शेयर्स ऑफर किए। तो हम लोग के एग्जांपल में 500 शेयर्स ऑफर किए थे, तो ये जो 500 शेयर्स और 100 वाले पूरे 50,000 को बोला जाता है इशू कैपिटल। ये इशू कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल ही होता है। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल का फॉर्म 3 हो सकता है यहाँ पर। एक कि पब्लिक पूरे 500 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी, दूसरा हो सकता है कि उससे थोड़ा कम 450, या कंपनी का रेप्यूटेशन ज्यादा होने की वजह से कंपनी का शेयर्स 600 शेयर्स के लिए भी पब्लिक अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर कंपनी ने जितना शेयर्स ऑफर किया और पब्लिक ने उतना ही शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। दूसरा केस में क्या है, कंपनी ने 500 शेयर्स ऑफर किए थे पर पब्लिक 450 शेयर्स को ही अप्लाई किया, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और तीसरा केस में क्या है, कंपनी ने 500 शेयर्स ऑफर किए बट पब्लिक 600 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल का जो पार्ट था फुल अलॉटमेंट, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, जैसे कंपनी ने 500 शेयर्स को इश्यू किया था, पब्लिक ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी इस केस में 500 शेयर्स एप्लीकेंट को पूरे 500 शेयर्स अलॉट करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होती है तो उस समय में कंपनी को मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन मिलना जरूरी है। कहने का मतलब है कि कंपनी ने यहाँ पर 500 शेयर्स इशू किए, अगर इसका मैं 90% यहाँ पर कैलकुलेट करूं तो आएगा यहाँ पर 450। तो मिनिमम पब्लिक 450 शेयर्स के लिए डिमांड करना जरूरी है। अगर कोई कारणवश कंपनी 450 शेयर्स के लिए डिमांड नहीं करती है, कंपनी बस अप्लाई करती है 400 शेयर्स, जो कि 90% फुलफिल नहीं होती है, उस केस में कंपनी को जितने भी पैसा कलेक्ट हुए रहेंगे इस 400 शेयर्स में, कंपनी को उन सारे पैसा को रिफंड करना पड़ेगा, वो भी विदिन 15 डेज के अंदर में। अगर वो कंपनी 15 डेज के अंदर रिटर्न नहीं कर पाती है तो कंपनी को उन सारे पैसे में इंटरेस्ट के साथ कंपनी को वापस करने पड़ेंगे जनरल पब्लिक से। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होगा कंपनी को 12% पर एनम के हिसाब से पेमेंट करने पड़ेंगे, और ये लिखा हुआ कहाँ है, टेबल एफ की शेड्यूल 3 की कंपनीज एक्ट 2013। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के पास बस 500 शेयर्स थे पर डिमांड है 600 शेयर्स के लिए, कुछ को रिजेक्ट करेगी, कुछ को प्रोराटा बेसिस में एडजस्ट करेगी और कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी करेगी। जैसे कि प्रोराटा का मतलब होता है यहाँ पर कि जिसने 600 के लिए अप्लाई किया था उसको मिलेगा 500। अगर रेशियो निकालेंगे तो y 6:5, मतलब जिसने 6 के लिए डिमांड किया उसको मिलेगा 5 शेयर्स, जिसने 60 के लिए डिमांड किया उसको मिलेगा 50, और जिसने 600 के लिए डिमांड किया उसको मिलेगा 500। एंड लास्ट में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कुछ को रिजेक्ट करेगी और कुछ को वो एडजस्ट करेगी। ये है सब्सक्राइब कैपिटल का टाइप्स। कंपनी अब यहाँ पर जो शेयर्स है, कंपनी शेयर्स पार भी इशू करती है प्रीमियम में, बट कंपनी को डिस्काउंट में शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं होता है। अब बात करते हैं पार का मतलब क्या है। जैसे हम लोग ने एग्जांपल जो दिया था, कंपनी के पास टोटल शेयर्स जो थे वो 1000 थे और सबके वैल्यू 100 रुपीज। ये जो फेस वैल्यू जो 100 रुपीज है और कंपनी उसको 100 में इशू करती है तो इसको बोलते हैं पार। इस 100 में कुछ प्रॉफिट ऐड कर अगर इशू किया जाता है लेट्स से 120, तो इसको बोलते हैं ऐड प्रीमियम।
बट कंपनी डिस्काउंट में शेयर्स को इशू नहीं कर सकता है। अगर डिस्काउंट में इशू करेगी तो उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी जनरल पब्लिक को इशू नहीं करेगी। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होता है वो जनरली एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को शेयर्स जब इशू किया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस पे तो उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब ये जो कंपनी ये शेयर्स को इशू करते हैं दो केसेस में, एक है फॉर कैश, दूसरा है कंसीडरेशन अदर देन कैश। पहले समझते हैं कि फॉर कैश का मतलब क्या होता है। कंपनी ने शेयर इशू किया, अब बदले में कंपनी ने पैसा ले लिया, तो ये जो कंपनी कैश कलेक्ट करती है वो इधर लम सम में कलेक्ट करेगी या इंस्टॉलमेंट में। लम सम का मतलब होता है पूरे इकट्ठे 100 रुपए वो ले लेगी जनरल पब्लिक से, वेयर इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है ये 100 रुपए वो किस्त में लेगी, इंस्टॉलमेंट में लेगी। वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है होता है कॉल्स। ये कॉल्स फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल तक जाती है। तो फर्स्ट कॉल और यहाँ पर मैं सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल साथ में बना दे रहा हूँ। सो 100 रुपीज कलेक्ट किस तरह से हो रहा है, 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, 20 यहाँ और 20 यहाँ। तो इस तरह से जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है पैसा ऑन शेयर, इसको बोलते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट, और लम सम में एक ही बार में पूरे 100 रुपए वो ले लेता है। अब यहाँ पर समझने के लिए ऑन एप्लीकेशन में दो जर्नल एंट्रीज पास करने पड़ेंगे। अलॉटमेंट में भी दो ही जर्नल एंट्रीज होगा, फर्स्ट कॉल के लिए भी दो जर्नल एंट्रीज और साथ ही साथ फर्स्ट, सेकेंड और फाइनल कॉल के लिए भी दो जर्नल एंट्रीज पास करने पड़ेंगे। वेयरएस लम सम में हम लोगों को बस दो जर्नल एंट्रीज पास करने से हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है यहां पर कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को इशू करेगी और बदले में पैसा के बदले में वो एसेट्स वगैरह परचेस करेगी सेलर से, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इंस्टॉलमेंट में एंट्री क्या रहेगा, हम लोगों को इंस्टॉलमेंट का नाम रहेगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये जो कंपनी 100 रुपीज कलेक्ट करेगी, एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल में 20 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 20। हम लोगों को जो जर्नल का पैटर्न था वो था पहले रिसीव एंट्री, फिर करेंगे ड्यू, और सारा होगा यहाँ पर ड्यू रिसीव और ड्यू रिसीव। तो हम लोग का जो जर्नल का पैटर्न रहेगा ये पैटर्न कुछ इस तरह से फॉलो रहेगा। फर्स्ट रिसीव का एंट्री जो होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये रिसीव एंट्री। अब नेक्स्ट होगा मेरा ड्यू एंट्री, मतलब एक्चुअली ट्रांसफर होता है, तो एप्लीकेशन में पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो मेरा नेक्स्ट एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मेरा जर्नल होगा ये। फर्स्ट जर्नल रिप्रेजेंट बाय रिसीव एंट्री और ये है मेरा ड्यू या ट्रांसफर एंट्री। तो अब पैटर्न रहेगा ड्यू रिसीव और ड्यू रिसीव, मतलब पहले मुझे ये जर्नल पास करना पड़ेगा फिर उसके बाद ये जर्नल पास करना पड़ेगा। बस नाम यहाँ पर एप्लीकेशन हटकर हो जाएगा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंट्री होगा यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट और ये सेम रहेगा टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट होगा रिसीव एंट्री, तो बैंक से एप्लीकेशन के जगह में लिखेंगे अलॉटमेंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल के लिए भी सेम रहेगा, ड्यू एंट्री फिर रिसीव एंट्री। तो अलॉटमेंट में लिख देंगे यहां पर उसके जगह में फर्स्ट कॉल, तो शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड नेक्स्ट रिसीव एंट्री होगा मेरा यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए भी सेम पैटर्न है, रिसीव एंड ड्यू एंट्री, फिर उसको रिसीव ड्यू एप्लीकेशन हटकर नाम हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल एंड लास्ट होगा रिसीव एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये रहेगा मेरा पैटर्न जर्नल एंट्रीज का। अब जो अमाउंट हम पुट करेंगे वो डिपेंड करता है कंपनी शेयर्स कितने इश्यू कर रही है। जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया 500 शेयर्स कंपनी इश्यू कर रही है 100 करके, जो कि वो एप्लीकेशन में ले रहा है 30, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल में 20 एंड फाइनल कॉल में 20। तो जो हम लोग मल्टीप्लाई यहां करेंगे वो होगा मेरा 500 शेयर्स इनटू 30, सो ये होगा 15,000 सेम अमाउंट यहां रहेगा 15,000। नेक्स्ट मेरा अलॉटमेंट, तो यहां पर होगा 500 शेयर्स 30 करके, तो ये भी होगा मेरा 15,000 15 एंड 15। फर्स्ट कॉल में 20 करके है, तो यहां होगा 500 इंटू 20, तो 10,000 10 एंड 10,000। फिर फाइनल कॉल भी इंटू 20 है, तो यहां पर भी 500 इंटू 20 करना पड़ेगा, तो ये होगा 10,000 ईच। तो ये है मेरा सिंपल जर्नल एंट्रीज जो कंपनी पास करती है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब बात करते हैं जब कंपनी ने 100 वाले शेयर्स को 20 रुपीज प्रीमियम मतलब प्रॉफिट ऐड करके 120 में वो इशू करती है, तो उस समय में जर्नल क्या रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा कि 20 रुपीज कंपनी कौन से स्टेज में कलेक्ट करती है वो डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे इस प्रीमियम का पैसा को कलेक्ट किया जाता है। तो अगर अलॉटमेंट में कलेक्ट किया जा रहा है तो ऑलरेडी 30 था, तो प्रीमियम 20 ऐड हो जाएगा और ये अलॉटमेंट हो जाएगा टोटल 50। और ये प्रीमियम के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी को पहले से पता रहता है कि उसने कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम में इशू किया है, इसलिए ये एसपीआर को ड्यू एंट्री में हम लोग शो करते हैं। तो मेरा अलॉटमेंट ड्यू एंट्री कौन सा है, ये ड्यू है और ये रिसीव है, तो हमें ड्यू एंट्री में शो करने पड़ेंगे नाम एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहां पर जो बैलेंस होगा उस समय में मेरा अलॉटमेंट बन जाता है ये 50, तो ये हो जाएगा 25,000 और मेरा कैपिटल वैल्यू जो है वो होगा मेरा सेम एज इट इज 30 जो था और प्रीमियम जो था वो 50 इंटू ये हो जाएगा 20, तो ये 15 ही रहेगा और ये हो जाएगा मेरा 10,000 और रिसीव एंट्री में 15 के जगह में हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पर 25,000। ये है जब प्रीमियम में इशू किया जाता है, बाकी सारा एंट्री सेम रहेगा। अगर वो एप्लीकेशन में रिसीव करती है प्रीमियम को तो हमें यही ट्रांसफर एंट्री यहां लिखने पड़ेगी टू एसपीआर। फर्स्ट कॉल में रिसीव किया जाता है तो फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री है, फर्स्ट कॉल एंट्री में टू एसपीआर क्रेडिट करेगा एंड सेकंड और फाइनल कॉल में भी ड्यू एंट्री में ही शो किया जाएगा। तो जिस कोई स्टेज में एसपीआर क्यों ना हो, हम लोग एसपीआर को ड्यू एंट्री में और क्रेडिट साइड में उसको शो किया जाता है। अब बात करते हैं यही शेयर अगर कंपनी लमसम पे इश्यू करती है, तो लमसम में वही शेयर्स 500 शेयर्स वैल्यू 100 रुपए थे, तो मेरा जर्नल जो होगा वो बस दो रहेगा, एक होगा रिसीव दूसरा होगा ट्रांसफर। तो मेरा एंट्री रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 500 into 100 50,000 और दूसरा होगा ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी ये शेयर्स को प्रीमियम में इशू करती है, लेट्स से 20 ऐड कर लो 120 में, तो ये 20 रुपीज और प्रीमियम में ये जाएगा अलग से एक अकाउंट जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो उस समय में मुझे रिसीव जो होगा वो टोटल 120 होगा
तो ये हो जाएगा टोटल 60,000। 60,000 सेम अमाउंट यहाँ आ जाएगा, बट हम लोग का जो शेयर कैपिटल है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू से क्रिएट होता है, दैट इज 150,000 एंड प्रीमियम जो 20 है ये आ जाएगा 10,000।